हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहली अपडेट दिया था कि हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के लिए एमसीक्यूज पे वीडियो लेकर आएंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस से, और आज हमारा एमसीक्यूज पे पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वरना आप वीडियो में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या किया गया है। तो पहले इंट्रोडक्शन आप अच्छे से सुन लेना, पूरा थॉरोली इस वीडियो को देख लीजिएगा सेकंड बाय सेकंड, क्योंकि एमसीक्यूज का मसला है। तो यहाँ पे क्विट नहीं करना, वरना आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर्स नहीं देखे हुए हैं, हमने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स पे गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पे, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। और अ, अगर आपने अभी तक क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाके वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पहले कमेंट में भी लिंक में मिलेगी। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आपके लिए मैंने अपने कलीग को लाया हुआ है। उसको उससे मैंने रिक्वेस्ट ही की कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा इनके लिए। एक्चुअली ही इज़ एन पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको रिवाइज करने की। तो अगर मैं यहाँ पे पहले बता दूं आपको इस वीडियो में क्या होने जा रहा है, दैट इज हम पूरे हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। जो भी आपकी पूरी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। जितने भी चैप्टर्स है आपके, वो खुद आपको रिवाइज करेगा। उसके पास काफ़ी नॉलेज है इसके रिलेटेड, यानी चाहे वो नेशनलिज्म इन इंडिया हो, नेशनलिज्म इन यूरोप हो, या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पूरी नॉलेज है उसको इसके रिलेटेड। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट ही की कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। तो पहले चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, जस्ट लाइक द नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो उसी को कवर करेगा। और वो ज़्यादा ऑनलाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप उसको कॉपरेट कर लीजिएगा। अगर उसको कहीं पे जो है मिस्टेक होगी, यानी नॉलेज में तो मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन थोड़ा-सा बोलने में उसको मिस्टेक हो सकती है। आप उसको जो है कोऑपरेट कर लीजिएगा। वो पहले सेक्शन को कवर करेगा, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर नेशनलिज्म इन यूरोप और फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप बोलोगे सर कि हमारा पहला जो चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, वो पहले आपको ओवरव्यू देगा कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म अराइज हुआ। फिर आपको आगे जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो फिर मैं खुद कंक्लूड करूंगा। तो आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। वीडियो दो कैटेगरीज में इंक्लूड है। पहले वो कंक्लूड करेगा पहले चैप्टर्स को, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर दैट जो भी चैप्टर्स रहते हैं, वो मैं फिर आपको कंक्लूड करूंगा, मैं फिर वो एक्सप्लेन करूंगा वो आफ्टर दैट जो भी चैप्टर्स है उसके। तो हमारे पास 70 प्लस क्वेश्चन है आज। यहाँ पे आप देख सकते हो 70 प्लस एमसीक्यूज है खाली हिस्ट्री के लिए। अब आप बताओगे कि सर आपने बताया था कि हम सारी हिस्ट्री यानी सारे सोशल साइंस के लिए एमसीक्यूज लेकर आएंगे, यानी हिस्ट्री, सिविक्स प्लस जियो एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन मुझे लगा कि एमसीक्यू से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको मिलेगा किससे, पूरा रिवीजन करने से। और आप फिर उस वीडियो में बोर भी हो जाते हैं। वो वीडियो भी हम लाएँगे जिसमें हम सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप खाली हिस्ट्री पे फ़ोकस करो, हिस्ट्री को सारा रिवाइज़ करो। और इस पे जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो सारा आप रिवाइज़ पहले करो। तो जितना भी एमसीक्यू के पीछे जितनी भी नॉलेज है, वो इसने पूरी कोशिश की है देने की। और जो भी कोई एमसीक्यू एक्स्ट्रा बनता है उस क्वेश्चन के रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा भी, तो उसके रिलेटेड पहले ही हम यहाँ पे इससे नॉलेज देंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देख लीजिएगा और साथ साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन पीडीएफ उसी को मिलेगा जो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। और मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने वीडियो देखा है? मैंने वीडियो में एक जगह एक बात बोली है। अगर आप वही बात मुझे व्हाट्सएप पे बोलोगे पहले मैसेज पे कि मैंने क्या बोला था वहां पे, तो वहां पे मैं श्योरली आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वरना आपको पीडीएफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि इससे फिर हमारी मेहनत भी ज़ाया होती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं। फिर मैंने आपके लिए, अपने क्लिक को आपके लिए टाइम निकालने को बोला। तो ये मेहनत वरना फिर ज़ाया हो जाती है। मैं आपके लिए चाहता हूँ आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, और पूरी नॉलेज आप इस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम खाली इस वीडियो में हम पूरा हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस भी उसके, जो भी उस पे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो भी हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो मेरा कलीग ही स्टार्ट करेगा, तो फुल कोऑपरेट कर लीजिएगा। फिर आपसे मैं दूसरे सेक्शन में मिलूंगा। Hello, Assalamu alaikum everyone.
इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है टू हैविंग ए पेट्रोटिक फीलिंग टुवर्ड्स वनस नेशन, मतलब अपनी कंट्री से मोहब्बत करना, उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। तो हम आपका जो सिलेबस है दैट इज़ फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ गांधी। जब गांधी जी इंडिया में आया, तब तब से कौन कौन से मूवमेंट्स चले वो हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो आपको पता ही होना चाहिए, महात्मा गांधी पहले उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया था इंग्लैंड से, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया था साउथ अफ्रीका में। एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न टू इंडिया इन 15 जनवरी, ऑन 15 जनवरी 1950s में। और उसी दिन हम 15 जनवरी को ही हम NRI डे मनाते हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसमें ये बोलता है, व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइजेस। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है एंड द व्हाट इट एम्फसाइजेस, ये किस फिलॉसफी में बिलीव करता है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आया, तो उन्होंने कहा इंडियंस को कि वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट जो हमारा जो एम होगा, हम लड़ेंगे, लेकिन वी विल नॉट फाइट विद द हेल्प ऑफ वेपन्स। हम लड़ेंगे थ्रू नॉन वायलेंस, नॉन हम बिकॉज जो हमारा कॉज है, हमारा जो गोल है दैट इज़ फॉर ट्रुथ। हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें वेपन्स की ज़रूरत नहीं है इसको कंप्लीट करने की। तो सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, एंड फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। एंड जो थर्ड क्वेश्चन जो है, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह, ये आया था 1915 में। तो फिर ये अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास गया। तो इन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आप पहले इंडिया को देखो, अंडरस्टैंड करो। तो 1950s में और 1960s में इन्होंने पूरा इंडिया घूमा था, लेकिन इन्होंने पहला जो सत्याग्रह लॉन्च किया था दैट इज इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और फिर उसके बाद अहमदाबाद में, फिर खेड़ा में इन्होंने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह और एक ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज चंपारण इन बिहार एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड अहमदाबाद। और हम देखेंगे, और इसके बाद क्या इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट एक पास किया था। उस एक्ट का नाम था रवलाट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर किसी एक्टिविस्ट पे शक होता था तो उसको डिटेन किया जाता था, जेल में डाला जाता था, विदाउट एनी ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है उस ना वो कोर्ट में केस लड़ सकता था, फिर ना कुछ। तो उसका मतलब होता है अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रेल फॉर 2 years, और महात्मा गांधी ने इसी रवलाट एक्ट को क्या कहा था, एक ब्लैक एक्ट उसने कहा था। और इस एक्ट के थ्रू उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स को डिटेन किया था। एक का नाम था सत्यापाल मलिक, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो एक अननोन प्लेस पे उनको ले गए। तो इन 9th अप्रैल 1990s में। और आफ्टर दैट देयर इज अ डे, दैट इज 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में। वहाँ उस दिन क्या होता है, एक डे होता है बैसाखी डे। तो ये सारे लोग सारे लोग पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में वही बैसाखी डे मना रहे थे। और वो डिस्कस ये भी कर रहे थे कि हमारे 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स डिटेन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यही खबर किसको पहुंचती है, जनरल डायर को एक खबर पहुंचती है। जब ये जनरल डायर को खबर पहुंचती है, वो इस जलियांवाला बाग में एंटर होते हैं।
वो तो उसने सारे एंट्रीज एंड एग्जिट्स क्लोज किए और ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को, आप ओपन फायर करो इन पे। तो उस जनरल जब ये सिचुएशन जब ये कंप्लीट होता है तो फिर उस जनरल डायर को एक मारता है, उसका नाम है उधम सिंह। तो ये आप याद रखोगे यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे एक नई, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विच ब्रिटिश ऑफिसर ओपन फायर्ड एट जलियांवाला बाग कॉन्ग्रीगेशन, दैट इज ए जनरल डायर। बी पार्ट होगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे व्हेन एंड वेयर वाज द खिलाफत कमेटी फॉर्मड। खिलाफत कमेटी कहाँ पे बन गई? ये क्या थी बेसिकली, ये खिलाफत कमेटी बन गई, इसके जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। शौकत अली ये बन गई थी टू अपोज द ट्रीटमेंट दैट द ब्रिटिशर्स आर गिवन टू द खलीफा ऑफ तुर्की। तुर्की जो सब मुसलमानों के खलीफा थे उस टाइम पे, जो ऑपोजिट में थे, जो वर्ल्ड वार हो रहा था वो ऑपोजिट में थे ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने वार हारा था और उसके बाद उसके साथ इली ट्रीटमेंट किया था वो ब्रिटिशर्स ने। दैट इज द रीजन उस इली ट्रीटमेंट को अपोज करने के लिए एक कमेटी बनी थी, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, व्हाट एक्शंस वे आर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आपको नाम से ही पता चलना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन किन के साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। मतलब कोऑपरेशन हम इनके साथ अब नहीं करेंगे, यानी कि अब हम इनकी सर्विसेज नहीं लेंगे, अब इनके जो चीज़ें हैं वो परचेज नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है अ, वो 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 गवर्नमेंट सर्विसेज भी नहीं लेंगे। तो वहाँ पे था सरेंडर द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बाइकआउट द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, एक मिनट, सिविल इसका होगा ये आंसर, सिविल सर्विसेज, आर्मी ऑफिसर्स कोर्ट्स को इनको कहा गया आप अपनी ये छोड़ो, जॉब्स छोड़ो अपनी, आप यूज़ मत करो फॉरेन चीज़ेस। ये महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी ये मूवमेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, विच टू मुस्लिम ब्रदर्स सपोर्टेड द मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी। कौन सा था? एक था शौकत अली, एक था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली। बेसिकली क्या था ये, जो नॉन कॉपरेशन, जो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की थी इन दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, उसी टाइम पे महात्मा गांधी ने एक, ही फाइंड अ वे टू यूनाइट द मुस्लिम्स एंड इंडियन, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को यूनाइट करने के लिए उसने कहा कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता इन दोनों को, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। तो उसने एक मूवमेंट लॉन्च की उसी टाइम पे, उसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, यस, और एक क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हाल्टेड बाय महात्मा गांधी एंड व्हाई। मतलब है जब इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, इसके बाद मूवमेंट को विड्रॉ किया गया बाय महात्मा गांधी इन 1922 में। क्यों किया गया? बिकॉज महात्मा गांधी की जो कोर फिलॉसफी थी, कोर आइडिया था, वो था हम लड़ेंगे लेकिन हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं फैलाएंगे, हम फसाद नहीं फैलाएंगे, वी विल डू, जो भी करना है वो हम नॉन वायलेंट तरीके से भी करेंगे। और इसी मूवमेंट के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा में, जो यूपी में एक जगह है गोरखपुर में। तो वहाँ पे पुलिस में 22 पुलिस मैन वेयर बर्नड, और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। और जब महात्मा गांधी ने ये सुना तो उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया को, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स। साइमन कमीशन को क्यों सेटअप किया गया? इसका रीज़न यही है कि जब रावलाट एक्ट आया, उसको देखने में वो कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसी को देखने के लिए साइमन कमीशन को सेटअप किया गया। द साइमन कमीशन
was look into the functioning of the constitution system in Indian and suggest changes, और कौन कौन से changes हमें उसमें लाने हैं। इसके बाद है कब ये साइमन कमीशन, ये बना था 1927 में, और 1928 में ये अराइव किया गया इंडिया, ये आया इंडिया। और इसमें जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे वाइट मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर इसमें कोई नहीं था। और ड्यू टू दैट रीज़न इट फेसेस अ वेरी हैवी ब्लैक लैश इन इंडिया। इस जब ये अराइव हो गया, व्हेन इट रीच इट इंडिया, तो इंडियंस ने इसका स्वागत किया विद द हेल्प ऑफ ब्लैक फ्लैग्स, और नारे दिए गए गो साइमन गो बैक, बिकॉज इसका जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन, सर जॉन। और इसके जो मेंबर्स थे वो थे 7 मेंबर्स। इट अराइव्ड इन 1920, इसका मतलब इसका है ए पार्ट आंसर, 1928 सर जॉन साइमन। द स्लोगन, इसको हम कहते स्लोगन गो साइमन गो बैक। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1929 हु थ्रो अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब जब ये इस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन, तो उस वक्त एक इम्पोर्टेंट लीडर की डेथ होती है ड्यू टू द लाठी चार्ज ऑफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, और उसी को बदला लेने के लिए भगत सिंह और बुद्धकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसको व्हेन डिड द लाहौर कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें एक सेशन है कांग्रेस का, दैट इज अ इम्पोर्टेंट सेशन, उसको हम कहते हैं लाहौर सेशन इन 1929। इसका प्रेसिडेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बाइकआउट किया गया, और ये किया गया हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, दैट इज अ पूर्ण स्वराज। और इंडिया ने अपना जो पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया, दैट इज 26 जनवरी 1930s। और 1930s में, दैट इज 1930s में फुल इंडिपेंडेंस, इसको हम कहते हैं दिसंबर 1930s, इसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज। एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ साल्ट मार्च बाय गांधी एंड हिज कंपेनियंस। इनका जो टैक्स, जो साल्ट बनता था, उन पे मोनोपॉली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उस वक्त द इंडियंस कांट फॉर्म द साल्ट ऑन इट्स ओन, इन मोनोपॉली थी। तो ये चाहते थे कि अबॉलिश हो जाए साल्ट ला, बिकॉज साल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर, जो हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो इन दे वांट टू अबॉलिश इट। इसका ऑप्शन होगा बी, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ टू अबॉलिश द साल्ट टैक्स। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1940 विल बी द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट्स द लास्ट मूवमेंट। जो ये मूवमेंट थी, इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, जो पहली लीडरलेस मूवमेंट। और बिकॉज जब ये लॉन्च की गई, आफ्टर दैट ब्रिटिश आर्मी ने एक, और पुलिस ने उस वक्त एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एज जीरो आवर ऑपरेशन। उस ऑपरेशन के तहत सारे लीडर्स को विद इन नो टाइम जेलों में डाल दिया, और द मूवमेंट बिकम्स लीडरलेस। एंड this is the these are very important questions, and it is the part 2 of the nationalism. It is the nationalism in Europe now. Now we are discussing the important objectives of nationalism in Europe. The question number first will be, choose the correct nationality of the artist Frederick Suro and visualize it in his painting, A Society Made Up of Democratic and Social Republic. उसकी नेशनलिटी क्या थी, वो थी, आपको पता ही होना चाहिए, वो स्विस थी। और द सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी द नेशनलिज्म कहाँ से इमर्ज हो गया एज अ फोर्स इन द लेट 19th century, मीन्स मतलब नेशनलिज्म
कहाँ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, और आपको ये पता ही होगा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। पेट्रोटिज्म, हैविंग अ पेट्रोटिक फीलिंग टुवर्ड्स वन्स नेशन, इसका मतलब होगा a strong devotion, a strong devotion, devotion means अपने आप को समर्पित करना for one's own country and its history and culture. And the third question will be match up, match the term with the statement is given below. A utopian society is, क्या होती है यूटोपियन सोसाइटी? A society under a benevolent monarchy, a society that is unlikely to ever exist, a society under the control of a chosen few wise men, a society under a पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर जो होगा, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं नीचे, या इसका आंसर ए एंड बी है, बी और सी है, या सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है। इसका ऑप्शन होगा बी, ये ऑप्शन होगा इसका, दैट विल बी द ऑप्शन, दैट विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, answer this question for this question. Now we will move towards another question. What is the meaning of plebiscite? What is the definition of plebiscite? Plebiscite का मतलब क्या होता है? Plebiscite का मतलब होता है is a direct vote, direct vote, ये इसका मतलब होता है ये ऑप्शन, a direct, plebiscite is a direct vote by which all the citizens, by which all the citizens of a region are asked to accept or reject the proposal. मतलब ये इसका ये है कि अगर एक प्रपोजल दिया जाता है जिसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में उस रीजन के लोगों को वोट करना होता है, सो दैट वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसका मतलब होता है प्लेबिसाइट। एंड fifth question will be Ernest Renan believed that the existence of a nation is necessity because अर्नेस्ट रेनन बिलीव करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन जरूरी है, किसके लिए, किसके लिए? इसका आंसर होगा इट एंश्योर्स लिबर्टी, एंश्योर करता है लिबर्टी टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स सिटीजन्स। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स अ काइंड ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी इसका मतलब होगा ये। तो एक और क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वीना? कौन सी कंट्रीज है जिसने अटेंड नहीं किया था? दैट इज अ स्विट्जरलैंड, दैट इज अ स्विट्जरलैंड, दैट विल बी द स्विट्जरलैंड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द अनदर क्वेश्चन विल बी the first revolution, the first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty, equality and fraternity. कौन सा रेवोल्यूशन था, कौन सा वो रेवोल्यूशन था जो जिसने क्लियर आइडिया दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल। इक्वालिटी मीन्स the equal the there should no distinction on the basis of caste, color, creed, sex के बेसिस पे आप दो लोगों को फर्क मत करो। एंड लिबर्टी इज बेसिकली फ्रीडम। किस रेवोल्यूशन में दिया? इट इज बेसिकली अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिसने एक क्लियर आइडिया दिया which gives a clear idea about the liberty, equality and fraternity। और आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? इट विल बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दिस ऑप्शन नंबर बी। एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन? इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी the French Revolution declared that the mission and destiny of the French nation was to liberate the people of European from despotism। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, that B part will be the answer of this question। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उस वक्त किंग था वहाँ पे लुई द 16, उसके खिलाफ वहाँ पे बगावत हुई,
तो because the society was very divided into classes, एक classes और tax उनको देना पड़ता था जो lower class हुआ, that is the reason French Revolution. तो different reasons थे. And what the question number 10, the civil code of 804 in France is usually known as, इसको हम थे Napoleonic code, इसको हम थे Napoleonic code, that is the Napoleonic code. And another question will be, and the last question will be, शायद it is the Napoleonic code was exported to which of the following regions? कहाँ पे ये कोड एक्सपोर्ट किया गया? That is the regions under the French control. Region is under the French control. This is the region is under the French control. And the another question will be, who among the following formed the secret society called Young Italy? किसने बनाई थी? आपको पता ही होना चाहिए, the unification of Italy में crucial role रहा था जोसेफ मैज़नी का. जोसेफ मैज़नी was an Italian revolutionary statesman, activist and journalist. इसका एक बहुत ही important role है in the unification of Italy. तो एक और है इसमें, in the term universal suffrage का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है जब एक इंसान एडल्ट बन जाता है, उसको हक दे दो वोट का, उसको हम कहते हैं द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. एंड अनदर थिंग विल बी, अनदर क्वेश्चन, द ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, उसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ये 1832 की ट्रीटी थी जो ग्रीस को रिकॉग्नाइज करते एक इंडिपेंडेंट नेशन. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, who was the responsible for the unification of Germany? It was Otto von Bismarck. That is called as, इसको हम कहते हैं Otto von Bismarck, जिसने यूनिफिकेशन की जर्मनी की. और आप कमेंट में बताओ who is the Bismarck of India. आप कमेंट में लिख के दे दो, ये बात कवर करने की कोशिश करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इस टॉपिक के रिलेटेड बनते हैं तो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी डिड नॉट कंट्रोल इंडियन इंडस्ट्रीज. कौन सी थी इनमें? आप क्वेश्चन पॉज कीजिए वीडियो को और खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए. इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑब्जेक्टिव नंबर 3rd. दैट दिस विल बी द answer of this question. Indian Industrial and Commerce Congress, ये इसका आंसर होगा. And another objective will be, why did Manchester export to India decline after the First World War? क्यों मैनचेस्टर के एक्सपोर्ट डिक्लाइन किए गए या हो गए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? क्यों हो गए? बिकॉज उस वक्त फैक्ट्रीज बिजी थी आर्मी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए. को इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फैक्ट्रीज एंड मिल्स वे आर बिजी टू प्रोड्यूस गुड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ आर्मी. और इसके बाद एक और जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी द फुलर जॉब क्या होता है? इट इज ए गैदर, इसका ऑप्शन होगा गैदर क्लोथ बाय प्लीटिंग. दिस विल बी द ऑप्शन फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो एक और, which of the following was the main function of jobber employed by the industries? इसका जो आंसर होगा to get a new recruit, ये होगा इसका आंसर. तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, why were the frequent clashes between the Gomastha and the weavers? क्यों हुआ था? Because इसका ऑप्शन है Gomasthas were outside without long term social link with the villagers. को ये इसका आंसर बनेगा. That will be the answer of this question. And this will be the answer of this question. Which of the following countries forced labor shortage in the 19th century? Forced labor की shortage
कहाँ पे हुई 19th सेंचुरी में? दैट इज विल बी द अमेरिका विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. What will be the question number 38? From which of the following trade did the early entrepreneurs make a fortune? कहाँ से? चाइना ट्रेड से. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द सेपरेट ऑफ हैंडलूम क्लोथ प्रोडक्शन? इसका क्या होगा आंसर? दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज. एंड अनदर क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन. कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर in exam. So B part will be the answer for this question. B part will be the answer for this question. फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने आपके लिए अपने एक कलीग को लाया है जो कि आपके इस पोर्शन को कवर करेगा. ये एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट है. तो मैंने कोशिश की कि जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेन चैप्टर्स जो है मैंने इनसे कवर करने की कोशिश की क्योंकि इनके पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट नॉलेज है इसकी. दैट्स वाई मैंने इनसे ही ये कोशिश की कि आपको कवर करे अच्छे से. तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिएगा इसके साथ. तो अब यहाँ से जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये इतने तो यहाँ पे जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. जितना भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा, हमें लगा एनालाइज करके, उन सब क्वेश्चंस को हमने यहाँ से जो है इंक्लूड किया हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है चैप्टर से, दैट इज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अर्ली 19th सेंचुरी. यानी उस टाइम क्या रीजन रहा टू डिक्लाइन द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी. तो इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकते, जस्ट आप ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा. इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन. एंड जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज द एक्सीज पावर डिडंट इंक्लूड. यानी जो एक्सीज पावर्स होते हैं उनमें कौन सी कंट्री इंक्लूड नहीं करती है, दैट इज द कंट्री कॉल्ड द ब्रिटेन. जापान भी उसमें इंक्लूड है, इटली भी उसमें इंक्लूड है, नाजी जर्मनी भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन ब्रिटेन उसमें नहीं इंक्लूड है. यानी एक्सीज पावर जो है, जस्ट लाइक वी हैव द वीटो पावर. एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पीपल लिवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज बैडली अफेक्टेड बाय द डिजीज नेम्ड रिंडरपेस्ट. यानी जो रिंडरपेस्ट डिजीज थी वो किस मुल्क में ज़्यादा हुई थी और इकोनॉमी और लिवलीहुड में किस कंट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. तो जो डायरेक्ट आपने सुना भी होगा ये, दैट इज़ द अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा ये इफेक्ट हुआ था. तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि इन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानी रखने की, याद रखने की कोशिश करोगे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडेंट्योर्ड माइग्रेंट्स. दैट कौन सी जगह है, दैट इज कैरिबियन आइलैंड. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास जो है द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिविटी नोन एज एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वेयर. यानी अभी जो मैंने डिस्कस किया था, अभी भी एक क्वेश्चन था इस पे, एक्सिस पावर्स पे. एक और क्वेश्चन इस पे, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू. दैट इज इसमें कौन सी कंट्री इंक्लूड करती है, दैट इज जर्मनी, इटली एंड जापान. तो जापान इसमें है. तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लोगे कि कौन कौन सी कंट्री है. कंट्री यहाँ पे जापान, इटली और नाजी जर्मनी. इससे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. ऑस्ट्रिया तो नहीं है. तो डायरेक्ट ऑप्शन जो आपका बनता है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, इटली एंड जापान, क्योंकि टर्की भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है एंड ऑस्ट्रिया भी नहीं है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है दैट इज प्रिंट कल्चर एंड प्रिंट मीडिया. इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज हु वाज मार्को पोलो. यानी मार्को पोलो कौन था? वो एक इटालियन ट्रैवलर, या हम इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर. यानी जैसे हमारे पास इस ज़माने में भी है एक्सप्लोरर, यानी जो जगहों को या सिटीज़ या जो हमारे पास ओल्ड प्लेसेस होती है उनको एक्सप्लोर करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरर. तो मार्को पोलो भी ऐसा ही था, वो एक इंडियन, सॉरी, इटालियन ट्रैवलर एक्स, या हम इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर था. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज बंगाल गैजेट. ये क्या था बंगाल गैजेट? तो बंगाल गैजेट यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑप्शन देख सकते हो. इट वाज एन वीकली इंग्लिश मैगजीन एडिटेड बाय जेम्स हिकी फ्रॉम 7080
1780 डिस्क्राइब्ड एज कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल, इन्फ्लुएंस बाय नन, यानी इसको किसी ने भी इन्फ्लुएंस नहीं किया था। और ये एक वीकली इंग्लिश मैगजीन था जिसको एडिट किया था जेम्स हिकी ने, कब 1780 में, 1780 में। और ये कमर्शियल पेपर था सबके लिए, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ था किसी ने भी, इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज विच प्रॉब्लम हैज बीन रेज्ड इन गुलामगिरी। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम रेज की गई, जो जो बुक है हमारे पास एक गुलामगिरी, इसमें कौन सा इशू रेज किया गया है, कौन सी प्रॉब्लम रेज की गई है। तो वो है दैट इज द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो विडो इमोलेशन नहीं था, द मिजरेबल लिव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रेज्ड। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस, इन ऑप्शंस को भी माइंड में रख लीजिएगा। तो ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, विच प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रेज्ड इन गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक है। तो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन, यानी अर्लीस्ट पहली प्रिंट टेक्नोलॉजी किस कंट्री में डेवलप की गई थी, दैट इज द चाइना, जापान एंड कोरिया इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। तो कास्ट सिस्टम के रिलेटेड किसने लिखा था गुलामगिरी में, दैट इज जोइतबा फूली। इसने इसको रेज किया था, इस वाले इनजस्टिस को, यानी कास्ट सिस्टम को गुलामगिरी में, जो मैंने बुक बताया था अभी, उसको किसने रेज किया हुआ था, जोइतबा फूली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, द बंगाल गैजेट वाज एडिटेड बाय। यहाँ पे आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे तभी, जब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नीचे बताओगे तभी आपको इस वीडियो के इस वीडियो के इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, जब आप मुझे इस कमेंट में इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताओगे, और तभी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। मैंने जैसे जैसे कि मैंने अब पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि मैं आपको वीडियो के दौरान एक आपको क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको कमेंट में बताना होगा आंसर, और आपको यही लिखना है कि सर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सी है। तो मुझे फिर पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो देखा है, पूरा देखा है। क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे इसमें कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, जितना आप वीडियो अच्छे से देखोगे आपका रिवाइज़ भी होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही भी बोला बोला था कि हम इसको पूरा भी कवर करते हैं, हिस्ट्री प्लस सिविक्स प्लस जियो प्लस इकोनॉमिक्स। बट आप फिर बोर हो जाते हैं एक ही वीडियो में। तो दैट्स वाई मैंने कोशिश की कि हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, ताकि आपको खाली हिस्ट्री का रिवाइज हो और आपको ज़्यादा फोकस और सब्जेक्ट्स पे ना करना पड़े। दैट्स वाई वी ट्राई टू कंप्लीट फुल हिस्ट्री इन दिस वीडियो। और हम डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा रिवाइज भी होना चाहिए। दैट्स वाई कि मैंने अपने कलीग को इन्वाइट किया थोड़ा सा आपको टाइम देने के लिए। अदरवाइज वो काफ़ी बिजी रहता है इन दिनों, तो आपके लिए मैंने उसको टाइम निकालने को बोला था। तो इसका आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था, यहाँ पे ऊपर था क्वेश्चन नंबर, दैट इज बंगाल गैजेट वाज ए वीकली मैगजीन एडिटेड बाय जेम्स हिक्के। तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, दैट इज द बंगाल गैजेट वाज एडिटेड बाय, दैट इज जेम्स ऑगस्टस हिक्के, जो कि मैं ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कैलीग्राफ मीन्स। तो कैलीग्राफ आपको पता ही होता है, आप में से काफी ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि कैलीग्राफी करते भी होंगे। तो कैलीग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग, यानी एक आर्ट ऑफ होता है राइटिंग और ब्यूटीफुल स्टाइलाइज्ड के तौर पर जो हम राइटिंग करते हैं। किसी के पास कला होती है कि उसके पास लिखने की क्षमता ऐसी होती है कि लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी कैलीग्राफी से। तो कैलीग्राफी की मीनिंग आती है उसमें से। तो एक और क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रिंट रेवोल्यूशन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रिंट रेवोल्यूशन को रेफर करता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। यानी इसी यहाँ पे हमें देखना है कि प्रिंट का रेवोल्यूशन कैसे हुआ, जब हम शिफ्ट हुए किससे, प्रिंट हैंड प्रिंटिंग और मैकेनिकल प्रिंटिंग, यानी हैंड प्रिंटिंग और मैकेनिकल प्रिंटिंग हुए कहाँ से, यानी हम शिफ्ट हुए कहाँ से, हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट टू यूज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप वेयर। तो कहाँ पे हुई थी, यूरोप में से कहाँ पे हुई थी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पे हुई थी यूरोप में से, फर्स्ट दैट इज द स्पेनियर्ड्स, द स्पेनियर्ड्स। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ए चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेट अप इन 1857। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फ्रांस। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट चैप्टर है जो कि है जेके
J&K on the path of modernization. This is much more important as far as MCQs is concerned of your examination. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स मैंने इसको वैसे ही लिया हुआ है जैसे आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं. फर्स्ट फेज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा फ्रॉम 1947 टू 1965 एंड उसका सेकंड फेज था 1965 टू 89 1982. थर्ड फेज था 5 अगस्त 2019 जो कि सबों को याद है आज की जनरेशन को. हमें तो ये इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग यू, आपको तो ये वक्त याद नहीं होगा, ओब्वियसली ये वक्त भी याद नहीं होगा, लेकिन आप और मैं दोनों जो हम एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो हमें पता होगा कि यहाँ थर्ड फेज इस दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त 2009. तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इस दिन क्या हुआ था. Instrument of accession was signed on, that is 26th October 1947. This question was exactly this question was asked in JK SSB exam जो हुआ था recently constables के लिए, ये वहाँ पे ये question पूछा गया था. After the accession of Jammu and Kashmir to the dominion of India, Maharaja Hari Singh, under the direction of Prime Minister Jawaharlal Nehru, appointed as Sheikh Mohammed Abdullah as the head of emergency administration on October 30th 1947. तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्राइवेट एग्जाम में. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर 55 क्वेश्चंस एंड दीज आर 5 हो गए 60 एंड दीज आर 11 क्वेश्चंस टोटल. तो अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 70 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है. और जो पहला पोर्शन था इस वीडियो का, जस्ट लाइक द नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको हमने पूरा जो है रिवाइज भी किया उन चैप्टर्स को, और उसको आप कोऑपरेट भी कर लेना, और ज़रूर इस वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना. ऑन 5th March 1948, शेख अब्दुल्ला वाज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यानी कब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपॉइंट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K, दैट इज ऑन 5th March 1948. In June 1949, Maharaja Hari Singh abdicated powers in favor of son Yuvraj Karan Singh. He left for Bombay and never returned till his death in 1961. Karan Singh became the first Sadri Riyasat of the state in 1952. इसको आप गौर से देख लीजिएगा और इसको अपने माइंड में पूरा सेट कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स. करण सिंह became the first Sadri Riyasat of the state in 1952. इन 1952, और इस दौरान क्या हुआ था इसी साल में, डोगराज हेरिडिटरी पोजीशन वाज abolished completely and replaced by constitutional head known as Sadri Riyasat. Sadri Riyasat was elected by constitutional assembly of for 5 years. यानी उस टाइम इस सदरी रियासत को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फॉर 5 years. ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेके एसएसबी के कांस्टेबल एग्जाम्स में से, जो रिसेंटली हुआ था इसी मंथ में. नया कश्मीर मैनिफेस्टो वाज गिवन ऑन 29th September 1944 इन सोपोर वर्कर्स यूनियन बाय BPLBD. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेके एसएसबी के एग्जाम में. और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पूछा गया था. एंड जो मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन, वो भी पूछा गया था. दैट इज द क्वेश्चन नंबर, शायद मैंने यही बोला था, दैट इज द क्वेश्चन नंबर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइंड ऑन October 26 1947. ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये हमारे पास इतने जो है एमसीक्यूज है खाली हिस्ट्री के लिए, इसको आप ज़रूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा. और जियोग्राफी के एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, और इस वीडियो की रेटिंग भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना. तो एक बात याद आप माइंड में रख लीजिएगा कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना एग्जाम से पहले. और इन एमसीक्यूज का अगर पीडीएफ आपको चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.